इजरायल और ईरान में के बीच जारी संघर्ष बहुत जल्द भीषण तबाही वाले ऐसे संग्राम में बदल सकता है जिससे पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा नहीं जा रहा क्योंकि इसमें अमेरिका युद्ध में उतरने के संकेत दे रहा है, बल्कि ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो ईरान भी अकेला नहीं होगा। और अब आपको ईरान इजरायल जंग पर 10 बड़े अपडेट जल्दी से पहले बता दें। ईरान का दक्षिणी इजरायल के बीरशेबा पर मिसाइल अटैक। इजरायल का पहली बार उत्तरी ईरान में हमला। इजरायल ने तलेशान गांव खाली करने के लिए कहा। यूरोपियन यूनियन के देश ईरान के विदेश मंत्री से मिलेंगे। इसके साथ ही जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना वाली खबर को खारिज कर दिया। ईरान इजरायल जंग पर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी। जंग की वजह से तेल की कीमतों में करीब 3% का इजाफा हुआ है। कतर में अमेरिकी बेस पर नहीं दिखे अमेरिकी सैन्य विमान। तो ये अब तक का अपडेट ईरान इजरायल युद्ध को लेकर। देखिए, इजरायल की ओर से ईरान पर हमला किया जा रहा है तो ईरान भी इजरायल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको पहले बता दें, ईरान का इजरायल पर मिसाइल हमला तेज हो गया है। ईरान ने दक्षिणी इजरायल में मिसाइलें दागी है। दक्षिणी इजरायल के बीरशेबा में मिसाइल अटैक किया गया। ईरानी मिसाइल हमले से बीरशेबा में काफी नुकसान की खबर है। मिसाइल हमले के बाद गाड़ियों में आग लग गई है, जो तस्वीरों में भी साफ देखी जा सकती है। तो दक्षिणी इजरायल का ये बीरशेबा इलाका जहां पर किस तरह से नुकसान हुआ है, आप जरा यहाँ ईरान ने अपनी मिसाइलों से अटैक किया और एक बार फिर इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तस्वीरें आप देखिए जरा, धुएं का गुबार, जगह जगह लगी हुई है आग। यहीं पर मिसाइल से अटैक किया गया और यहाँ सब कुछ तबाही के मंजर में बदलता हुआ दिखाई दिया है, जो इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। उसके हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। कल भी जिस तरह से हमले किए गए उसमें काफी नुकसान हुआ था और आज हम बीरशेबा की तस्वीरें देख रहे हैं। इस पर बात करने के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भारी नुकसान इस ईरानी मिसाइल अटैक में इजरायल को होता हुआ। बिल्कुल शीन, हम देख रहे हैं कि एक हफ्ता हो चुका है युद्ध को और युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, भीषण ही होता जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये ईरान ने अपने तरह की एक अलग तरह की मिसाइल जो है वो इस्तेमाल की है इजराइल के ऊपर, जिसे क्लस्टर म्यूनिशन कहा जाता है। प्रोहिबिटेड मिसाइल इसे माना जाता है। बहुत दुनिया भर की सेनाओं के पास होती है लेकिन इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था, उस रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल भी हुआ था इसका, लेकिन बहुत कम होता है। तो इस मिसाइल को इस्तेमाल करके ईरान ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि उसके पास जो हथियारों का जखीरा है वो किस तरह का है, क्योंकि युद्ध तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया 2 हफ्ते बाद वो डिसाइड करेंगे कि इस युद्ध में कूदेंगे या नहीं कूदेंगे या क्या करना है। तो ऐसे में जो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है वो ऐसा लगता है कि अभी और खिंच सकती है, बशर्ते कि अगर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं जो जिनेवा में मीटिंग करने वाले हैं यूरोपीय देशों से, खासतौर से जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ, अगर उनके बीच में कोई सहमति बनती है तब तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि युद्ध जल्दी रुक जाएगा। अन्यथा 2 हफ्ते तो ये युद्ध अब खींची जाएगा, 2 हफ्ते तक। और अब इस पर आप शीरीन ये भी देखिए कि जो इजराइल के पास जो उनके पास हथियारों का जखीरा है, मिसाइलों का जखीरा है, एरो जो मिसाइल है उसकी जो रोकती है, जो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती है, उसकी भी कमी हो रही है। तो ऐसे में इजराइल ये सोच रहा है कि अमेरिका किस तरह से उसकी मदद करेगा या नहीं करेगा, कि 2 हफ्ते तक कैसे वो इस युद्ध को खींच पाएगा। जाहिर है, और अब इसमें हालांकि तबाही हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। नीरज, आपसे आगे भी बात करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। इजरायल ने भी ईरान पर तेज कर दिए हमले। एक और बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई, पहली बार उत्तरी ईरान में इजरायल की तरफ से अटैक किया गया। एक औद्योगिक क्षेत्र को इजरायल ने निशाना बनाया है। इजरायल की तरफ से जारी चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद यह हमला किया गया। इजरायल ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने के लिए कहा है और उसके बाद ये अटैक किए गए। एक औद्योगिक क्षेत्र को निशाना इजरायल की तरफ से बनाया गया। ये एक और बड़ी खबर। तो दोनों ही तरफ से हमले रुक नहीं रहे हैं। जहां ईरान अपनी मिसाइलों से अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल ने भी कई जगहों पर हमला किया है उत्तरी ईरान के इलाकों में, जिनकी तस्वीरें सामने आई और वहां पर अटैक करता हुआ दिखाई दिया है इजरायल। कल तक ज्यादा नुकसान झेलने वाला ईरान अब इजरायल के शहरों को तबाह कर रहा है। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव शहर में तबाही लाई।
हमले के बाद इसराइल में गाड़ियां जलती हुई दिखी। रिहायशी इलाकों में बड़ी गाड़ियों का ईरान ने कबाड़ा कर दिया। ईरान की मिसाइलें मिलिट्री टारगेट छोड़कर इजरायलियों के घर के अंदर भी घुसी। हमले के बाद एक घर के अंदर से आग की लपटें उठती दिख रही हैं। कुछ घंटे पहले तक पूरे इसराइल के बिजनेस पर बड़ा प्रभाव डालने वाले उनके स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी ईरान के हमले में तबाह हो गई। ईरान की मिसाइलों ने इसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमलों में करीब 40 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान की मिसाइलें अब और तेजी से इसराइल की ओर आने लगी हैं। वीडियो जारी कर ईरान ने अपनी मिसाइलों की लॉन्चिंग भी दिखाई। बताने की जरूरत नहीं है कि ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग अब भीषण रंग अख्तियार कर रही है, जहां दोनों ओर से जारी हमले तेज होने लगे हैं। और इसी बीच वॉर जोन से एक नया वीडियो भी सामने आया है। इसराइल और ईरान में बारूदी वार पलटवार जारी है। ये लाइव वीडियो उस वक्त का है जब ईरान ने इसराइल के वीर शेबा में मौजूद सोरोको अस्पताल पर हमला किया। हमले के बाद बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठने लगा। तबाही मची तो डॉक्टर भी बाहर जान बचाकर भागे। बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले में अस्पताल का कोना कोना तबाह हो गया। हमले से न सिर्फ बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहने वाले इजरायलियों का मनोबल भी ईरान ने तोड़ दिया। हमले के दौरान आसमान में ईरान के ड्रोन्स का कहर छाया दिखा। जंग में ईरान के सबसे बड़े हमले की गवाही इजराइल के आसमान में दिखी। इजराइल ने जवाबी हमले की कसम खाई तो ईरान भी बैकफुट पर आया। एक मैप दिखाते हुए बताया कि वो इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा था। अस्पताल की बिल्डिंग टारगेट से सटी हुई थी, इसीलिए उसे भी नुकसान पहुंचा। अस्पताल पर हमले के बाद अब इजराइल के पलटवार का इंतजार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और खबर यह है कि इजराइल की ओर से ईरान पर एक और बड़ा अटैक किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान के लाविजान इलाके में जबरदस्त धमाका और आग का गुबार देखा गया। आपको बता दें कि यह हमला देखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसके पीछे मकसद उससे भी बड़ा था, क्योंकि जिस इलाके में यह हमला किया गया उसी इलाके में वो बंकर होने की बात है जिसमें खामेनेई के होने की खबरें लगातार आ रही हैं। माना जा रहा है कि खामेनेई यहीं पर हैं और यहीं से इजराइल को मट्टी अमेट करने का प्लान बना रहे हैं और ऑर्डर दिया जा रहा है। इसी वजह से इजराइल ने यहां पर अटैक किया, इस जगह को टारगेट किया है। नीरज, मतलब जहां पर सबसे सुरक्षित और महफूज जगह खामेनेई के लिए मानी जा रही थी, जो वहां से खबरें आ रही हैं कि यहां हो सकते हैं लाविजान वो इलाका, लेकिन वहां पर भी अब इजराइल ने अटैक किया है। बिल्कुल, देखिए शरीन, खुद जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कहा था कि उनको पता है कि कहाँ पर हैं खामनेई, कहाँ पर हैं, लेकिन वो उनको टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल जो है वो साफ कर चुका है कि जो खामनेई हैं उनको उन्होंने कहा भी था कि सरेंडर कर दें या देश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो सत्ता है ईरान में है उसको किसी तरह से बदला जाए। जो खामनेई हैं उनके नेतृत्व में जो सरकार है ईरान में, उनको बदला जाए और यहाँ से उनको निकाला जाए। तो ऐसे में साफ है कि इजराइल के पास, जबकि उनको पता है कि उनके आर्मी चीफ कहाँ हैं, एयरफोर्स चीफ कहाँ हैं, उनके IRGC चीफ कहाँ पर है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं, जो खामनेई के अपने खुद के न्यूक्लियर एडवाइज़र थे, उन तक को टारगेट कर चुका है, इजराइल कर चुका है शुरुआत के जब हमने हमले देखे थे उसमें। तो ऐसे में ये साफ है कि इजराइल के पास इस बात की भी जानकारी है कि खामनेई कहाँ पर है। वो जानबूझकर ऐसा टारगेट अभी इतनी जल्दी नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि खामनेई सरेंडर कर दें ताकि दुनिया के सामने, ईरान की जनता के सामने उनको किसी तरह से या तो उनका बेइज्जत किया जाए और उनको बताया जाए कि किस तरह से ये सरेंडर कर सकते हैं उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, या देश छोड़कर भाग जाए। तब वो अपनी सत्ता यहाँ पर, जो उनके पुराने राजा हैं, पहलवी शाह जो हैं, उनको एक बार फिर से लाया जाए। वो ये कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में लास्ट तक कोशिश यही रहेगी कि खामनेई किस तरह से सरेंडर कर दें। लेकिन शरीन, मैं बता दूं कि खामनेई और जो ईरान की जो सत्ता है इस वक्त जो है, जितने भी उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बची हुई है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो घुटने टेकेंगे नहीं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, वो लड़ेंगे आखिरी दम तक इजराइल से। जाहिर है, और अभी वो बिल्कुल मूड में नहीं है, ना ही उनकी तरफ से इस तरीके की जितनी भी तमाम बातें की जा रही थी उन्हें खारिज कर दिया गया पूरी तरह से कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी हमले में तबाह हुए सोरोका हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां दावा किया गया कि इजराइल सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बना रहा है, जबकि ईरान रिहायशी इलाकों में भी अब हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौके पर पहुंचे। ईरानी हमले में बुरी तरह से तबाह हुए सोरोका अस्पताल का जायजा लिया, वहां के हालात जाने, स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम अधिकारियों से बात की। इस दौरान ईरानी हमले से तबाह हुए सोरोका अस्पताल का मलबा भी आसपास बिखरा दिखा, जिस पर ईरान ने मिसाइल से जोरदार हमला किया था।
गनीमत रही कि इस हमले से पहले ही अस्पताल के मरीजों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर लिया गया था। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का मकसद सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला बोलना है, जबकि ईरान की ओर से उनके रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। Is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward. नेतन्याहू ने ईरान के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसकी ओर से इजराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा किया गया है। They're targeting military sites. What military sites? I know all the military sites in Israel. There isn't a military site here for miles and miles around. They're targeting civilians because they're a criminal regime. देखिए, युद्ध के 8वें दिन तक इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं और अब सबकी नजरें अमेरिका की तरफ घूम गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान पर हमले की योजना को निजी तौर पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम मंजूरी देने में इसीलिए देरी की ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे। इस बीच व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ईरान को लेकर युद्ध में शामिल होना है या नहीं, इस पर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला लेंगे। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका के यूटर्न पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरा दृढ़ संकल्प सभी लक्ष्य हासिल करेंगे, ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को हम तबाह कर देंगे। ट्रंप शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं, ये उनका निर्णय है। ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए बेहतर है, मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा है। हर कोई वही कर रहा है जो कहा जाता है, किसी भी प्रकार की मदद का स्वागत है। तो अमेरिका के यूटर्न पर नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम वही करेंगे जो इजराइल के लिए बेहतर है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि हम अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे, ईरान के सभी परमाणु ठिकाने तबाह कर देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शामिल होना चाहते हैं या नहीं, उनका अपना निर्णय है। ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय तक हर कोई वही कर रहा है जो कहा जाता है। किसी भी प्रकार की मदद का स्वागत है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी साफ शब्दों में कहा है कि उनका लक्ष्य परमाणु खतरे को खत्म करना है। मैं इन हालात को ऐसे देखता हूं कि एक आधुनिक तानाशाह खामेनेई जो एक देश का नेतृत्व करता है, उसका बहुत बड़ा वैचारिक प्रभाव है और वो इसका इस्तेमाल करता है। इजराइल को खत्म करना चाहता है, इसके लिए अपने लोगों की आड़ में सभी साधनों का इस्तेमाल करता है। आज हम सबूत देख रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों पर हमला करने का आदेश देता है। हमने युद्ध के लक्ष्य तय कर लिए हैं। लक्ष्य है परमाणु खतरे को खत्म करना, मिसाइल खतरे को खत्म करना। आईडीएफ को निर्देश दिया गया है, सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए इस आदमी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका पर एक बड़ी खबर। कतर में अमेरिकी बेस की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है। बेस पर दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान अब नहीं दिख रहे हैं। बेस पर ईरान के हमले का डर सता रहा है। रिपोर्ट जिस तरह से सामने आ रही है, अल उदीद बेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। 9 जून की तस्वीरों में सारे एयरक्राफ्ट नजर आ रहे थे। 17 जून की तस्वीरों में बहुत सारे एयरक्राफ्ट नहीं दिखे। हमले से बचने के लिए एहतियातन ये कदम माना जा रहा है कि वहां से इन एयरक्राफ्ट को हटाया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं कतर बेस की 9 जून, जब वहां पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे थे, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, लेकिन 17 जून जब एयरक्राफ्ट वहां पर नहीं दिखे हैं। इजराइल ईरान जंग पर रूस का बड़ा बयान। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अमेरिका सैन्य दखल ना दे इसमें। सैन्य दखल अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। मध्य पूर्व के हालात पर पुतिन जिनपिंग में बात। पुतिन और जिनपिंग की फोन पर बात हुई है और तत्काल सीजफायर प्राथमिकता ये जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका को रूस की तरफ से यह चेतावनी कि वो सैन्य दखल इस बीच ना दे।
तो सैन्य दखल अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होगा। रूस की तरफ से चेतावनी है ये अमेरिका को। साथ ही जिनपिंग ने यह भी कहा है कि सीजफायर प्राथमिकता है। पुतिन और जिनपिंग दोनों ही नेताओं की फोन पर बात हुई है, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की। रूस चीन ने अमेरिका को इस बीच चेतावनी देते हुए यह कहा कि वो इन दोनों देशों के युद्ध में अपना सैन्य दखल ना दे। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये फिर उसके लिए खतरनाक साबित होगा। तत्काल सीजफायर हो, यही प्राथमिकता जिनपिंग की तरफ से यह कहा गया। इस युद्ध को लेकर अब तक देखिए जो रूस और चाइना की तरफ से चुप्पी साधी गई थी उसको लेकर, उसके बाद अब ये खुलकर एक तरीके से सामने आ गए हैं दोनों। और जिस तरह से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की पहले फोन पर बात होती है और उसके बाद ये बयान सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अमेरिका इसमें बेवजह दखल ना दे, वो अपने सैन्य दखल को इससे दूर रखे। इस युद्ध में जिस तरह से अमेरिका का दखल देखा जा रहा था उस पर यह वार्निंग एक तरह से रूस की जारी की गई है। अमेरिका सैन्य दखल देने से बचे। सैन्य दखल अगर अमेरिका देता है तो फिर वो उसी के लिए खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिका पर उठ रहे सवाल। आतंकिस्तान ट्रंप को क्या प्यारा लग रहा है? What do you say to the Supreme Leader of Iran said that they will not Say good luck. What does unconditional surrender mean? Can you explain it for Two those very who simple don't? words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. I'm no more. Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने कबूला है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से नूर खान और शौरकोट एयरबेस तबाह हुए। सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान ने युद्ध रोकने की अपील भी की थी। इशाक डार ने कहा है कि हमारे जवाबी हमले की तैयारी हो रही थी। भारत ने पहले ही कार्रवाई की और उससे हमें चौंका दिया। भारत ने नूर खान शौरकोट एयरबेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमें फोन किया, पूछा क्या वो भारत के विदेश मंत्री से बात करें, भारत को बताएं कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है। तो ये डेप्यूटी पीएम है पाकिस्तान के इशाक डार, जिन्होंने ये बड़ा बयान इसे लेकर दिया है और उनका ये एक तरह से कबूलनामा, ये कहते हुए कि हम तो रुकने के लिए तैयार थे लेकिन भारत ने हम पर हमले किए। भारत को बताएं कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है, ये कहा गया सऊदी अरब की तरफ से, जिस तरह से उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शौरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विदिन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार के कबूलनामे के बाद अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि पाक अपने कबूलनामे के बोझ तले दबता जा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने माना कि भारत ने हमला किया था, भारत ने नूर खान शौरकोट एयरबेस पर अटैक किया था। उन्होंने माना कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने युद्ध रुकवाने की पेशकश की। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भारत के विदेश मंत्री से बात करने को कहा था। भारत से कहना चाहते थे कि पाकिस्तान रुकने को तैयार है। पाक ने माना कि वो अमेरिका, सऊदी अरब दोनों के पास गया। पाक ने भारत के हमले को रोकने की भीख मांगी थी। इस वक्त सोते जागते ट्रंप को अगर किसी बात का सबसे ज्यादा ख्याल है तो वो है ईरान।
ईरान और इसराइल की जंग में ट्रंप बार बार ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे हैं। बार बार ट्रंप ये बता रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। वॉर रूम में बैठकर फाइनल प्लान बना रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या था कि ईरान के खिलाफ छिड़ी सबसे बड़ी लड़ाई के बीच ट्रंप को पाकिस्तान की याद आ गई? Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. तस्वीरें 17 जून की हैं, जब कनाडा में हो रही G7 समिट में शामिल देशों की ग्रुप फोटो ली जा रही थी और इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान करते हैं कि उन्हें फौरन अमेरिका निकलना होगा। Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ट्रंप को मंगलवार तक कनाडा की G7 समिट का हिस्सा बनना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रंप का हेलीकॉप्टर तैयार था और फिर सोमवार रात होते होते ट्रंप अमेरिका में लैंड कर जाते हैं। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 की बैठक बीच में छोड़कर क्यों जाना पड़ा? ऐसा क्या था जिसकी वजह से ट्रंप जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना चाहते थे? जी हाँ, इस सवाल का सबसे स्वाभाविक जवाब तो ये था कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग, जिसमें अमेरिका ईरान के खिलाफ और इजराइल की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. मेरे पास हर चीज के लिए एक योजना है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। उन्हें डील करनी चाहिए थी। मेरे पास उनके लिए एक बढ़िया डील थी। हमने 60 दिनों तक इस बारे में बात की और आखिर में उन्होंने इसे न करने का फैसला किया और अब देर हो चुकी है। वॉर रूम में मेरी बैठक है। मुझे इतनी मौतें और विनाश देखना पसंद है। It's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. ट्रंप G7 छोड़ के आए थे, जो समझ आता है अभी तक इजराइल ईरान के मुद्दे को लेकर के। इजराइल का जो अटैक जा रहा था और जहां तक अभी पहुंच गया है, बहुत ही एक डेलिकेट स्टेज पे है, डिसिसिव स्टेज पे एक तरह से, और इजराइल का प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका पे कि आप हमारी मदद करो। तो क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करने के लिए ट्रंप फौरन अमेरिका लौटे थे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच देने के लिए अमेरिका लौट आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की और दोनों ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में साथ ही लंच किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की है। मुनीर से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के लिए अपने प्यार का इजहार तक किया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think वो जो आई लव पाकिस्तान कह रहा है ओवरऑल, एंड आई लव मुनीर, इज अ ग्रेट गाय, 2-3 चीजें हैं। पहली बात, ट्रंप स्ट्रॉन्ग लीडर्स को रिस्पेक्ट और लाइक करता है और ट्रंप चाहता है उन्हीं स्ट्रॉन्ग लीडर से ही डील करना। अब मुनीर जो है पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे निकल के आया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हर घटना को इवेंट में बदलने के लिए आतुर दिखने वाले ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ हुए लंच में मीडिया को क्यों बुलाने से दूर रखा, साथ में एक तस्वीर तक जारी नहीं की। लेकिन सवाल है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? तो जवाब है ईरान को घेरने का प्लान, जिसमें पाकिस्तान के बिना अमेरिका कुछ अधूरा सा महसूस कर रहा है। और ऐसा क्यों है, ये समझाते हैं। ये साधारण तस्वीर नहीं है। इस एक मैप में अमेरिका की कूटनीति से लेकर सुरक्षा नीति तक सब कुछ दर्ज है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो जब चाहे ईरान पर अटैक कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को 6 तरफ से घेरा है।
सऊदी अरब में अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हजारों सैनिक ईरान को घेरने के लिए मौजूद हैं। सऊदी के बाद बहरीन में अमेरिका खड़ा है। बहरीन के बाद जॉर्डन में 2000 सैनिक तो कुवैत में 5000 अमेरिकी मरीन कमांडो मौजूद हैं, जबकि इराक और यूएई में भी अमेरिकी फौज ईरान की घेरेबंदी के लिए तैनात है। अब आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है, तो जरा ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को पश्चिम और दक्षिण से तो घेर रखा है, लेकिन उत्तर और पूरब में मैदान खाली है और यहाँ मौजूद है पाकिस्तान, जिसे ईरान के खिलाफ अपनी जमीन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका का स्वार्थ इस समय यह है कि अपने लिए एक ऑप्शन बना लेना कि ईरान को साउथ से अगर हमें डिस्टर्ब करना हो, हमें एंट्री करानी हो एजेंट्स की, वेपन्स की, वो हमें आसानी नहीं वो हम कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमें कोऑपरेट करेगा। शॉर्ट टर्म में अमेरिका का ये है फिलहाल, और लॉन्ग टर्म में भी शायद वो यही देख रहे हैं कि रेजिम चेंज भी होगी तो जो भी होगा, तो ईरान के एक एंड में ज्योग्राफी के जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, उस ज्योग्राफी पर हमें कब्जा या कंट्रोल मिल जाएगा, या हमारे पास अवेलेबल होगी, ऑप्शन होगी, हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक समझे आप। अमेरिका ने आसिम मुनीर को इसीलिए तो न्योता दिया है ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान की घेरेबंदी के लिए कर सके। Just a really great relationship with everybody, and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand. This is there a reason, big, Mr. President, this is big that you can't- stuff. दरअसल ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तान वाले इलाके में एक लॉन्च पैड की जरूरत हो सकती है, और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इजराइल और ईरान में जिस तेजी से तनाव बढ़ रहा है, उसमें ट्रंप पाकिस्तान की भूमिका को लेकर गंभीर हैं, और गौर कीजिएगा कि ट्रंप ने इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बजाय आसिम मुनीर को बुलाकर ये साफ संदेश दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास ही मानता है। अमेरिका ने मुलाकात के जरिए इस बात पर मोहर लगाई है कि पीएम शहबाज तो बस कठपुतली हैं, पाकिस्तान की डोर तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास ही है। जब मुनीर को अगर मीटिंग मिली ट्रंप के साथ, भाई ट्रंप ऐसे तो किसी से मिलता नहीं था, कोई भी लीडर किसी का प्रेसिडेंट किसी देश का नहीं मिलता है। एंड बाय द वे कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश के आर्मी जनरल से नहीं मिलता। इक्के दुक्के हुए हैं। एक इजिप्ट का था अल सीसी, जब वो जनरल था शायद तब वो मिला था। मुशर्रफ का कहा जाता है, पर मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट ही था, राइट? तो प्रेसिडेंट नहीं मिलते हैं आर्मी चीफ से। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि इस्लामिक देशों में ईरान अकेला पड़ जाए और पाकिस्तान जैसे देश भी उसका समर्थन ना करें। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद खराब है। ऐसे में अमेरिका के सामने झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में आसिम मुनीर की निंदा पाकिस्तान में हो सकती है, क्योंकि ईरान के हमलों की पाकिस्तान में पहले से ही आलोचना हो रही है। नहीं, देखें, ये अटेम्प्ट जो है मुझे कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मुझे वकल समझ है, उससे मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर एक अच्छा और इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी इसलिए प्रोवाइड की गई है कि वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हों।
बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक बोलेरो के बीच टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है। पुरुलिया जमशेदपुर रोड पर यह हादसा हुआ, जिस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा और भीषण हादसा पश्चिम बंगाल में पुरुलिया इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर हो गई और इस टक्कर की चपेट में आने से 9 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर। अब इस हादसे की वजह क्या रही, टक्कर किस वजह से हुई, ओवर स्पीडिंग का मामला है या फिर कुछ और, ये थोड़ी देर बाद सामने आएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त, चेन्नई से मदुरई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर चेन्नई वापस लौटा ये विमान। सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा गया। विमान में 68 यात्री सवार थे। आधे घंटे की उड़ान के बाद गड़बड़ी का पता चला, जिसके बाद वापस इसे लैंड कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी यात्री सुरक्षित हैं, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंडिगो की फ्लाइट जिसमें 68 यात्री सवार थे, आधे घंटे की इसने उड़ान भरी थी, जिसके बाद इसमें तकनीकी खामी का पता चला। चेन्नई से मदुरई जा रहा था यह विमान, जिसकी लैंडिंग करानी पड़ी। गड़बड़ी इसमें देखी गई थी। राहत इस बात की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और सभी को विमान से उतार लिया गया है। इंडिगो की ये फ्लाइट जिसने 68 यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के चलते हादसा हो गया। मोरी तहसील में एक मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। बड़ी खबर एक और, उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, उस वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं अब तक। एक और हादसा मोरी तहसील में एक मकान की दीवार गिरने की वजह से हुआ। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, लेकिन दुखद यह है कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दीवार गिरने की वजह से, भारी बारिश की वजह से ये दीवार ढही और इसकी चपेट में आने से, इसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ। अब मौके पर राहत और बचाव के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।